हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलो शुरू करते हैं अब आगे का। आगे के क्वेश्चन आज शुरू कर रहे हैं अब। पिछली क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए थे बेटा। आज आगे बढ़ रहे हैं हम। आप तैयार हैं मेरे बच्चों? अब शुरू होने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 73 से लेकर 78 तक के सवाल। तो कल तक हमने 72 क्वेश्चंस कर लिए थे। टोटल 150 क्वेश्चंस देने हैं मेरे बच्चों को। 150 क्वेश्चंस देने हैं। उनमें से 72 क्वेश्चंस दे चुके हैं। 72 क्वेश्चंस आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। 120 नहीं 150 क्वेश्चन देने हैं। शायद मैंने 120 बोला वो पहले। तो आप सब तैयार हैं मेरे बच्चों? 72 के बाद अब चालू हो रहा है क्वेश्चन नंबर 73। CH3CH2OH, ऊपर ड्राई ZnCl2 और HCl लिखा हुआ है एरो के साथ। CH3CH2Cl बना रखा है और H2O निकल रहा है। ये रिएक्शन तो हम जानते हैं, ये तो ल्यूकस रिएजेंट की रिएक्शन है। ये तो हमको पता है, ये तो हमको पता है भाई साहब, ल्यूकस रिएक्शन है। ल्यूकस टेस्ट में जो पढ़ते हैं अपन वो रिएक्शन है, तो वही तो है। ड्राई ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेट HCl का मिक्सचर ल्यूकस रिएजेंट कहलाता है और उसी की रिएक्शन चल रही है। और ये क्या करता है, एल्कोहल में OH को हटाता है और OH की जगह Cl लगाता है। ये काम होता है इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन में 3 तरह के एल्कोहल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों के साथ अलग अलग टेस्टिंग होती है। 3 डिग्री एल्कोहल ये रिएक्शन विद इन 1 मिनट कवर कर लेता है। 1 मिनट के अंदर टर्बिडिटी नजर आने लग जाती है। टर्बिडिटी से मेरा मतलब है धुंधलापन। धुंधलापन मतलब एल्किल क्लोराइड बन जाता है और वो एल्काइल क्लोराइड बनता है तो ऑयली होता है। एल्काइल क्लोराइड ऑयली प्रोडक्ट होते हैं। तो जब सॉल्यूशन में एल्काइल क्लोराइड बनते हैं तो ऑयल होने की वजह से या ऑयली होने की वजह से ये सॉल्यूशन को धुंधला कर देते हैं। थोड़ी देर बाद उस सॉल्यूशन के अंदर ऊपर ऑयल की लेयर भी बनने लगती है। 1 मिनट में 2 डिग्री एल्काइल एल्कोहल की जब रिएक्शन ल्यूकस रिएजेंट से कराते हैं तो लगभग 5 मिनट लग जाते हैं। ये सारा काम रूम टेम्परेचर पे चल रहा है। और जब 1 डिग्री एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो रूम टेम्परेचर पर ल्यूकस रिएजेंट 1 डिग्री एल्कोहल के साथ नो रिएक्शन। फिर इसका अंदर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने के बाद ये लगभग 30 मिनट में 30 मिनट का टाइम ले लेती है रिएक्शन को कंप्लीट करने में। अब तीनों के साथ अलग अलग टेस्टिंग बिहेवियर शो कर रही है, इसलिए इस रिएक्शन को ल्यूकस टेस्ट नाम दे दिया गया। ल्यूकस टेस्ट का मतलब है ल्यूकस ने जो रिएक्शन दी, दिस रिएक्शन इज यूजफुल फॉर टेस्टिंग, इसलिए इसको ल्यूकस टेस्ट भी कह सकते हैं आप। मेरे बच्चों, अगर हम कॉन्सेंट्रेट HCl की जगह HCl गैस ले लें, HCl गैस, ड्राई ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेट HCl की जगह ड्राई ZnCl2 प्लस HCl गैस ले लें तो इस रिएक्शन को ग्रूव प्रोसेस भी कहते हैं। ग्रूव्स प्रोसेस। तो कहने का मतलब इन चीजों को बार बार अब आपको रिपीट कराने की जरूरत नहीं है। मैं वैसे ही बता रहा हूं, जो जो चीजें इससे जुड़ी हुई है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो रिपीट कर रहा हूं। तो फाइनली ये बात समझ में आ गई कि जो ल्यूकस रिएक्शन है वो मोस्टली इंपॉर्टेंट फॉर 3 डिग्री। 2 डिग्री में भी वो काम में आ सकती है, लेकिन मोस्टली वो 3 डिग्री में काम में आती है। इतनी बात क्यों बता रहे हो? हमें तो सवाल करना था ना। सवाल है व्हाट इज द इंटरमीडिएट ऑफ दिस रिएक्शन। एक्चुअली ये इस रिएक्शन के इंटरमीडिएट की बात कर रहा है। हमने जो अब तक बताया उसको पूछ ही नहीं रहा हो, वो तो फालतू अलग ही चीज पूछ रहा है। वो
और हमको देखो इतनी सारी चीज आती थी, लेकिन हमसे वो ये पूछ ही नहीं रहा। ना रिएक्शन का नाम पूछ रहा है, ना 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पूछ रहा है, ना टेस्टिंग फेस्टिंग कुछ नहीं पूछ रहा। हमसे तो ये पूछ रहा है भैया तुझे बहुत कुछ आता है, मुझे इससे लेना देना नहीं है, मुझे ये बता इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट कौन है। अल्लाह, सारा खेल खराब हो गया। अब इंटरमीडिएट का जवाब तो तब दे पाएंगे जब मुझे ये पता होगा कि ये रिएक्शन कौन सी मैकेनिज्म से हो रही है। तो मेरा बच्चा ये रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से चलती है, इससे चलती है। और जब SN1 मैकेनिज्म होती है तो SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है जरा कोई बताएगा मुझे। SN1 मैकेनिज्म में तो कैटायन बनते हैं। इसका मतलब CH3 CH2OH एल्कोहल पर एसिड का H अटैक करेगा तो CH3 CH2OH2 प्लस बनेगा। OH2 प्लस एक गुड लिविंग ग्रुप होता है, लिविंग ग्रुप। अब ये आसानी से बाहर निकल जाएगा तो हमको CH3 CH2 प्लस एक कार्बोकैटायन मिलेगा। फिर इस कार्बोकैटायन पे Cl जुड़ जाएगा तो ये हैलाइड बन जाएगा। इट मींस हमारी रिएक्शन का इंटरमीडिएट एक तो ये है और एक ये है। प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनता है पहले, फिर वो कार्बोकैटायन में कन्वर्ट होता है। इस तरह से दोनों ही हमारी इस रिएक्शन के इंटरमीडिएट माने जा सकते हैं मेरे बच्चों। जब ये दोनों के दोनों इंटरमीडिएट माने जा सकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिएक्शन है हमें इंटरमीडिएट के तौर पे कार्बोकैटायन भी दे सकती है और प्रोटोनेटेड एल्कोहल भी दे सकती है। बोथ आर करेक्ट आंसर। ये और ये दोनों ही सही है, इसलिए मेरा आंसर तीसरे नंबर का आएगा। इट मींस इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट बोथ आएगा। अब देखो इसमें गलती क्या करते हैं बच्चे। कई बच्चे इसको करके आ जाते हैं, इसको हाथ ही नहीं लगाते। कई बच्चे इसको करके आ जाते हैं, कई बच्चे बोथ कर देते हैं। तो बोथ ही इसका आंसर सही है। अगर कार्बोकैटायन और प्रोटोनेटेड एल्कोहल दोनों दे रखे हो तो दोनों ही इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब क्या है, किसी रिएक्टेंट से लेकर प्रोडक्ट तक पहुंचने में, रिएक्टेंट से लेकर प्रोडक्ट तक पहुंचने में बीच में जो स्टेज बनती है, जो बीच में एक अनस्टेबल स्पीशीज बनती है, उसी को इंटरमीडिएट कहते हैं। बात समझ में आ रही है। इंटरमीडिएट का मतलब है दो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यानी दो स्टेज के बीच में बनने वाली स्टेज। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बनने वाली अनस्टेबल स्टेज, अनस्टेबल स्पीशीज को इंटरमीडिएट कहा जाता है। तो देखो रिएक्टेंट तो मेरा कौन है, इथाइल एल्कोहल, और यहाँ प्रोडक्ट कौन है, CH3 CH2Cl। यहां से यहां तक पहुंचने में मुझे जो जो बीच में मिलेगा वो सब इस रिएक्शन के इंटरमीडिएट माने जा सकते हैं। बात समझ में आ गई। अब मैं अपने बच्चों को लेकर चलता हूं अगले सवाल की ओर। वेरी गुड, कई बच्चे वेरी नाइस, बहुत बढ़िया जुड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं, शानदार बेटा, बहुत अच्छे, वेरी गुड। बेटा ये ऑक्सोनियम नहीं बोला जाएगा, ऑक्सोनियम अलग चीज होती है, आप इसे ऑक्सोनियम नहीं बोले। देखो एक बच्चे ने आंसर में ऑक्सोनियम बोला है। कार्बोकैटायन सही है, कार्बोकैटायन वर्ड सही है। प्रोटोनेटेड अल्कोहल भी सही। ये ऑक्सोनियम जो टर्म है ना वो अलग टर्म है। ऑक्सोनियम का मतलब होता है जब किसी कंपाउंड में, जैसे कोई जैसे मान लो ये ईथर है या कोई भी कंपाउंड है, उसमें ऑक्सीजन के साथ जब ये इस तरह से H जुड़ती है, एरो लग के जुड़ती है, तो जनरली ऑक्सोनियम कंपाउंड मान लिए जाते हैं। ये जो बॉन्ड होता है ना ये वाला, इसको ऑक्सोनियम बॉन्ड कह सकते हैं। वैसे तो अल्कोहल में भी ये ऑक्सोनियम बॉन्ड बन सकता है, लेकिन अल्कोहल में एक समस्या क्या होती है, अल्कोहल की ये जो कंडीशन है ये हाईली अनस्टेबल है। ये तुरंत ही, ये वाली स्टेज है, तुरंत ही H2O बन के बाहर निकल जाती, तभी तो इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन को ज्यादा प्रायोरिटी पे रखा जाता है। तो ऑक्सोनियम टर्म का यूज करने की बजाय आप इसमें प्रोटोनेटेड एल्कोहल टर्म का यूज करें तो ज्यादा बेहतर है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑक्सोनियम यूज कर रहे हैं तो गलत नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा सही नहीं है वो, ठीक है। चलिए
अब चलते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्वेश्चन है 74। एक कंपाउंड दिया है, शक्ल से वो मुझे तो अल्कोहल लग रहा है, और देख लेते हैं, हाँ सब अल्कोहल ही है। 2 डिग्री अल्कोहल लग रहा है, और ढंग से देख लेते हैं, बिल्कुल 2 डिग्री अल्कोहल है, जिसमें इस कार्बन पर OH लगा है, मिथाइल लगा है, फिनाइल लगा है, SOCl2 जिसे हम थायोनाइल क्लोराइड कहते हैं, उससे इसकी रिएक्शन हो रही है। पाइरिडीन बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराई जा रही है। पाइरिडीन का मतलब C5H5N, इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन चल रही है। अब बात ये आती है कि ये रिएक्शन कौन सी है, ये तो मेरी जानी पहचानी रिएक्शन है, मैं तो जानता हूं इसको, तो डार्जन रिएक्शन कहलाती है। तो भैया हाँ, आपका सवाल ये है ही नहीं जो आप जानते हैं। बहुत खुशी की बात है, आप जानते हैं कि डार्जन रिएक्शन, ये सवाल है ही नहीं। सवाल तो कुछ और है। सवाल तो ये है कि इस रिएक्शन में, सवाल अलग है, आप समझ नहीं रहे बाबू सवाल को। सवाल तो अलग है। सवाल ये कह रहा है कि इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है वो कौन है, ये बताइए। तो हमने कहा कि यार ये डार्जन रिएक्शन है, डार्जन रिएक्शन में तो OH हट जाता है और उसकी जगह Cl लग जाता है। बस OH हटा दो, Cl लगा दो, बस क्लोराइड बन जाएगा। लेकिन अब इसमें एक समस्या ये आ गई कि OH हटा के Cl तो इसने भी लगा रखा है, और OH हटा के Cl इसमें भी लगा रखा है। तो क्या हम बोथ कर दें? बोथ कर दें हम आंसर? चलो ये तो हटा दिए एक बार के लिए कि भाई ये तो नहीं है, हम समझ गए कि OH हटेगा, Cl लगे, ये रिएक्शन ऐसे चल रही। तो हम ये पूछ रहे हैं कि OH हटा के Cl इधर लगाएं या अपोजिट लगाएं, मतलब जिस तरफ OH था उधर ही Cl लगाएं या उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाएं। कोई बच्चा है जो इसका जवाब देगा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखो मेरे बच्चे का सवाल आ गया, ये डार्जन रिएक्शन है, इट इज ऑप्टिकल एक्टिव, सो 2 प्रोडक्ट्स। देखो अब यही मैं समझा रहा हूं आपको, ये रिएक्शन SN1 नहीं है, ये SN2 है। डियर स्टूडेंट, ये रिएक्शन SN2 है। और जब ऐसा सवाल आता है और जब इस तरीके का सवाल में लिखा जाता है, तो इसका मतलब है कि इसका प्रोडक्ट बताना है। प्रोडक्ट का मतलब SN2 में इन्वर्जन होते हैं बाबू, इन्वर्जन। ये SN2 है, जबकि SN1 में इन्वर्जन भी होते हैं और रिटेंशन भी होते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, कोई बात नहीं। देखो गलतियां होनी चाहिए ताकि हम आगे गलती ना करें। कुछ बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत जवाब क्यों दिया, लेकिन उसको सुधारो, क्योंकि ये सवाल आएंगे। अब समझना, मैं जो सवाल करा रहा हूं वो इस साल नीट में आने वाले हैं, आप घबराएं नहीं। अब इसमें SN2 हो रहा है, SN2 में इन्वर्जन ही इन्वर्जन होता है डियर स्टूडेंट, और वो भी 99.99%। इस बात का विशेष ध्यान रखें। SN1 में दोनों चीज होती है, इसलिए इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट और रिटेंशन वाला प्रोडक्ट, दोनों के दोनों प्रोडक्ट आप बना सकते हैं। दूसरी बात, इन्वर्जन रिटेंशन दोनों चीजें तभी होती है जब कायरल हो मॉलिक्यूल। दिस इज ए कायरल मॉलिक्यूल, बिल्कुल ठीक है, दिस इज कायरल मॉलिक्यूल, दिस इज ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल। ऑप्टिकल एक्टिव है इसीलिए तो ये रिटेंशन कर रहा है, मतलब इन्वर्जन कर रहा है, रिटेंशन नहीं। तो यहां SN2 चल रही है, SN2 में कभी भी हम इन्वर्जन ही इन्वर्जन करेंगे, रिटेंशन नहीं करेंगे। रिटेंशन नहीं करना, इन्वर्जन करना है। अगर ये SN1 होती तो मैं रिटेंशन भी करता, इन्वर्जन भी करता और बोथ को टिक करता। अब मैं क्या करूंगा, जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है मैं उससे उल्टे कॉन्फ़िगरेशन वाले को टिक करूंगा। सपोज दैट ये R है तो मैं उसको सही करूंगा जिसका कॉन्फ़िगरेशन S हो। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब अभिविन्यास। अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम का सुन रहा है तो वो भी सुन ले, अभिविन्यास। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन R है तो मैं S वाले को टिक करूंगा, अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन S है तो मैं R वाले को टिक करूंगा। तो मैंने इसको देखा और फिर इस ऑप्शन को देखा तो पता लगा ये दोनों तो सेम कॉन्फ़िगरेशन वाले हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड होगा,
न फर्स्ट होगा न थर्ड होगा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जिन जिन बच्चों को दिक्कत आई अब बताइए। वेरी गुड वेरी गुड, बी ऑप्शन पक्का। शानदार मेरा बच्चा, वेरी गुड वेरी गुड। हिलाल सोफी वेरी गुड मेरे बाबू, बी ऑप्शन ही इसका सही आंसर। वेल डन मेरे बच्चे। तो ये हो गई बात क्लियर। एक बार वापस सुन लीजिए। SN1 में इन्वर्जन और रिटेंशन करना है, SN2 में सिर्फ इन्वर्जन करना है, रिटेंशन नहीं करना। ठीक है, अब कई बच्चे सोच रहे हैं ये इन्वर्जन क्या है और ये रिटेंशन क्या है, तो मैं बताता हूं आपको। अगर यहां A, यहां B, यहां X, यहां Y है, मान लीजिए मैं इस Y को हटा के इसकी जगह OH लगा दूं और ऐसे लगा दूं, जहां ये Y था वहीं मैंने OH लगा दिया, दिस इज रिटेंशन। इसको कहते हैं रिटेंशन। पहली बात क्लियर हो गई। अब काम की बात सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं मैं आपको। ये हो गया रिटेंशन, जहां Y था, जिस डायरेक्शन में Y था उसी डायरेक्शन में OH का लग जाना, दिस इज रिटेंशन। ये हो गया रिटेंशन। अब मैं बात कर रहा हूं इसकी। मैंने क्या किया, A अपनी जगह, B अपनी जगह, X की डायरेक्शन बदल दी और Y हटा के OH उधर लगा दिया, जो पहले था उससे अपोजिट डायरेक्शन है OH। अब मैंने जहां से Y हटाया वहां नहीं लगाया, बल्कि Y के अपोजिट डायरेक्शन में लगाया। इसे कहते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन, बात को समझना मेरा बाबू। ये जो है ये वाला प्रोग्राम, ये तो होता है SN2 में, दिख रहा है। ये जो प्रोग्राम है ये होता है SN2 में, और ये जो प्रोग्राम है ये वाला, ये होता है SNI में। SNI का मतलब होता है इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये मैंने क्लास में बहुत सारे बच्चों को कराया। ये SN2 में होता है, ये SNI में होता है, और जब ये दोनों काम होते हैं तो रिएक्शन का नाम होता है SN1। SN2 मतलब ओनली इन्वर्जन, SNI मतलब मोस्टली रिटेंशन, SN1 इन्वर्जन एंड रिटेंशन। जब SN1 होता है तो इन्वर्जन भी होता है और रिटेंशन भी होता है। अब इसमें भी सुन लिए, इन्वर्जन की वैल्यू रिटेंशन से थोड़ी ज्यादा रहती। अब कई बार सवाल आता है कि मान लीजिए मैंने आपसे कहा, जैसे इसी सवाल की ले लीजिए बात, मैंने कहा कि मेरे पास एक कंपाउंड है C6H5H, ये OH, और यहां मैंने लगा दीजिए मान लीजिए CH3, और मैं इसका HCl से रिएक्शन करा रहा हूं, SN1 चल रही है। समझना मेरी बात को, समझना। मैं हर क्लास में बोल रहा हूं, जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इस क्वेश्चन के साथ साथ मैं इस पेज पे थोड़ी जगह खाली छोड़ता हूं, देखा है ना आपने। अब इस क्वेश्चन को समझाते टाइम जो जो चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, हर चीज आपको याद होनी चाहिए। आप भी यही हैं, मैं भी यही रहूंगा, 3 मई के बाद भी यही रहूंगा। 3 मई को अपना नीट का पेपर दे लेना, घर जाके मिला लेना, फिर बात करेंगे। अभी ज्यादा बात नहीं करेंगे, अभी सिर्फ पढ़ाई करेंगे। ये रहा एक कंपाउंड, मैंने कहा इसकी HCl से रिएक्शन करानी है, SN1 रिएक्शन करा के, और आप बताइए इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या क्या बनेगा। तो जनरली सब बच्चे जानते हैं कि भैया HCl के साथ जब इसकी रिएक्शन होगी तो ये SN1 होगी। ऊपर लिख दिया मैंने, SN1 होगी तो इसमें अब दोनों चीजें बनेगी, इसमें D फॉर्म भी बनेगी, L भी बनेगी, या फिर ऐसे कह दो D भी बनेगी, L भी बनेगी। कैसे कह दो, या फिर ये कह दो R भी बनेगी, S भी बनेगी, या फिर ये कह दीजिए रेसमिक मिक्सचर बनेगा। मतलब तो एक ही है, एक ही बात है ना, सब एक ही चीज है। लेकिन सवाल को कैसे पूछते हैं वो क्या करते हैं, वो लिखते हैं 50% D एंड 50% L। बात को समझ रहे हैं बेटा?
ऐसे लिख देते हैं, या फिर वो लिख देते हैं 50% डी 50% एल। मेरी बात समझ में आ रही? या फिर वो लिख देते हैं 50% आर 50% एस। अब देखो तीनों एक ही बात है, तीनों का मतलब भले ही अलग अलग हो, लेकिन तीनों की तीनों नोमेनक्लेचर के सिस्टम ही तो है। सबसे पहले डायरेक्शन, रोटेशन की डायरेक्शन के हिसाब से जो नेमिंग दी गई थी वो तो थी डी एंड एल। फिर कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से जो दी गई थी वो थी डी एंड एल, ये वाली। फिर कौन इंगोल्ड प्रेलोग ने जो दी थी, ये वाली जो है, ये तो एमाइल फिशर ने दी थी, डीएल वाली फिशर। जब इसमें कमियां निकली तो फिर कौन इंगोल्ड और प्रेलोग ने जो दी थी वो आरएस सिस्टम थी। कोई भी चीज यूज कर सकता है, बस ध्यान ये रखना, हमेशा ये ध्यान रखना कि जो भी लिखा जाए उसको 50-50% वाले ऑप्शन को सही मत करना, क्योंकि 50% नहीं बनते हैं दोनों। 50-50 यानी 100% इक्वल नहीं बनते हैं। 50% एक और 50% दूसरा आइडेंटिकल कंडीशन, आइडियल कंडीशन को रिप्रेजेंट करती है। इतना आइडियली रिएक्शन नहीं हो पाती कि भाई बारी बारी से रिएक्शन एक बार डी प्रोडक्ट बना ले, फिर एल बना ले, डी बना ले, एल बना ले और दोनों इक्वल इक्वल बना दे। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। दिस इज ए आइडियल कंडीशन। ये तो तब हो सकता है जब बहुत ही आइडियली, ये मतलब आइडियल कंडीशन का मतलब जिसको सोचा तो जा सकता है लेकिन प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं। तो ऐसा ऑप्शन सही मत करना। तो फिर किसको सही करूं सर मैं? एक 30%, एक 70%, ऐसे नो, ऐसा भी सही नहीं होगा, ये भी गलत है। तो फिर ऐसे कर दूं कि 70% डी और 30% एल, ये सही कर दूं, ये भी सही नहीं है, ये भी गलत है, ये एक भी ऑप्शन सही नहीं। तो फिर सही कौन सा है? इसमें सही वो होगा, अब सुनना सही क्या होगा। मान लीजिए ये मान लीजिए ये आर है, सॉरी डी है, चलो ऐसे मान लो डी है, तो डी से जो प्रोडक्ट बनेंगे वो डी और एल दोनों बनेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? या अगर ये एल है तो भी इससे डी और एल दोनों बनेंगे, क्योंकि रिएक्शन SN1 चल रही है, SN1 में तो मुझे रेसमिक मिक्सचर बनाना पड़ेगा, दोनों ही चीजें बनानी पड़ेगी, तो मानते हो ना? तो जो भी ये है, मान लो ये आर है, तो प्रोडक्ट में आर तो थोड़ा कम रखना, आर तो थोड़ा कम रखना और एस को थोड़ा सा ज्यादा रखना। मैंने क्या कहा? इनवर्जन प्रोडक्ट रिटेंशन से ज्यादा बनाना है, वही ऑप्शन सही करना है। अगर ये एल है तो एल तो थोड़ा कम रखना, और एल का जो अपोजिट है इन्वर्जन से क्या बनेगा? वो डी, डी को थोड़ा ज्यादा रखना। तुम्हारे अब भी समझ नहीं है मैं क्या कह रहा हूं? कौन कौन बालक है जो मेरी बात को समझ रहा है? मैं फिर से समझा रहा हूं। अगर, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये तो चलो मैंने ऐसे दे रखी है स्ट्रक्चर, और जरूरी थोड़ी पेपर में ऐसे दे, वो कुछ भी दे सकता है, वो डी भी दे सकता है, वो एल भी, तो जो भी उसने दी है वो डी दे रहा है, तो एल डी से थोड़ा ज्यादा बनाना है। अगर वो एल स्ट्रक्चर दे रहा है तो डी को एल से थोड़ा ज्यादा बनाना है। इन्वर्जन वाले यानी अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन वाले को थोड़ा ज्यादा बनाना है और उसी को टिक करना है। समझ में आ गई? इतना डिफरेंस भी मत लेना, 20-20, 30-30% का डिफरेंस नहीं, 1-2%, 2-4% का ही डिफरेंस होना चाहिए, बस उसी को टिक करना है। 50-50% को भी नहीं करना है, ये आइडियल कंडीशन है, इसको भी सही नहीं करना है। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3COOAgBr2 CCl4 CH2 की प्रेजेंस में CH3Br। ओहो, दिस इज माय नॉन रिएक्शन।
दिस इज हुंसडीकर. I know this is Hunsaker because silver salt of monocarboxylic acid react with bromine in presence of inert solvent like CCl4 or CS2 compound convert into one less carbon containing alkyl bromide and CO2 gas evolve in this reaction. AgBr evolve or separate in form of PPT. This reaction is the example of degradation reaction because one less carbon containing alkyl bromide obtained from this reaction. So this reaction is very, very important for formation of alkyl bromide. This is called हुंसडीकर reaction. बहुत ही शानदार सवाल, इसमें ज्यादा कुछ नहीं बताना है, बस ध्यान रखना हुंसडीकर रिएक्शन में CH3COOAg सिल्वर एसीटेट का रिएक्शन जब ब्रोमीन से कराते हैं तो इस तरह से AgBr अलग हो जाता है, CO2 उड़ जाता है और CH3 के साथ Br जुड़ जाता है. अब ध्यान दें, अगर मुझे इथाइल ब्रोमाइड बनाना है तो मुझे यहाँ 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड लेना पड़ेगा. अगर मुझे प्रोपाइल ब्रोमाइड बनाना है तो मुझे 4 कार्बन का लेना पड़ेगा, बिकॉज जितने भी कार्बन का लोगे उससे 1 कार्बन कम वाला ब्रोमाइड बनता है. यहां ध्यान दें, इस रिएक्शन में ब्रोमीन लिया था हुंसडीकर ने, आप चाहें तो Cl2 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन I2 का यूज इस रिएक्शन में नहीं करते हैं. I2 का यूज अगर करते हैं तो CH3COOAg की रिएक्शन I2 से होती है तो अलग ही डायरेक्शन में चली जाती है. मैं दिखाता हूं आपको, कभी जरूरत पड़ जाए, मान लो आ जाए तो थोड़ा सा क्यों छोड़ें इसको. ये रिएक्शन जब I2 से कराते हैं तो इस तरह से AgI निकल जाते हैं, CO2 उड़ जाती है और हमें एस्टर मिल जाता है CH3COOCH3. गौर से देखिए, एस्टर मिल जाता है CH3COOCH3. ये रिएक्शन हुंसडीकर नहीं बल्कि दूसरे ही ट्रैक पर चली गई. इस रिएक्शन को कहते हैं बर्नबॉम सिमोनिनी रिएक्शन. बर्नबॉम सिमोनिनी रिएक्शन. तो ध्यान दें, हुंसडीकर रिएक्शन इज यूजफुल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ओनली एंड ओनली एल्काइल ब्रोमाइड. थोड़ा थोड़ा एल्काइल क्लोराइड बना सकते हैं, लेकिन इस रिएक्शन से ना फ्लोराइड बनते हैं ना ही आयोडाइड बनते हैं. कोई चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है. चलिए अब चलते हैं अपने सवाल के अगले पड़ाव पर. तैयार है का मेरे बालक? वेरी सुंदर. आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन. HETMeCl NaI एसीटोन मेथेनॉल ETMeHCl NaI के साथ रिएक्शन. ये रिएक्शन फिंकेल्स्टीन रिएक्शन कहलाती है. फिंकेल्स्टीन रिएक्शन आप सब जानते होंगे. इसमें क्या हैलोजन एक्सचेंज होता है, हैलोजन एक्सचेंज. इस रिएक्शन में आप NaI के साथ साथ Ki का भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी लो. ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म को फेवर करती है. दिस इज द आंसर. इस रिएक्शन में भी इन्वर्जन होता है. जिस डायरेक्शन में Cl है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाके I जुड़ जाता है. आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये रहा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये H3PO2, ये H2O, और प्रोडक्ट क्या बनेगा? डियर स्टूडेंट, H3PO2 और H2O दोनों मिलके देते हैं H3PO3 और 2H अलग हो जाती. ये 2H इस रिएक्शन में रिडक्शन का काम करती है. N2Cl का रिडक्शन हो जाता है और रिडक्शन होने के बाद N2 उड़ जाती है, HCl निकल जाता है और आपको बेंजीन मिल जाती है. दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हम आपको लेके चलते हैं अगले सवाल की ओर.
ये आज का लास्ट क्वेश्चन, तैयार रहे बेटा। बेंजीन के ऊपर N2Cl कॉपर पाउडर प्लस HCl की प्रेजेंस ले ली। आपने सुना तो होगा ये रिएक्शन, आपने सुना होगा कि बेंजीन की रिंग के साथ जब N2Cl जुड़ा होता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड कहलाता है, और इसे Cu2Cl2 क्यूप्रस हैलाइड एंड कॉरस्पॉन्डिंग हैलोजन एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है, N2 उड़ जाती है। अगर यही काम इसका क्यूप्रस क्लोराइड की जगह क्यूप्रस ब्रोमाइड से कराते हैं विद कोरस्पॉन्डिंग हैलोजन एसिड, HBr ले लिया अब की बार मैंने, तो ये रिएक्शन ब्रोमोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाती है, N2 उड़ जाती है। अगर ये रिएक्शन कॉपर सॉल्ट के साथ लेके कराई जाए तब तो इस रिएक्शन को नाम देते हैं सैंडेमेयर रिएक्शन। ये तो है सैंडेमेयर रिएक्शन, लेकिन हम सैंडेमेयर नहीं पढ़ रहे हैं। हमारा सवाल जो है उस पे आते हैं। ये कह रहे हैं कि अगर इसकी जगह कॉपर पाउडर आप ले लें, कॉपर का बुरादा, और फिर कोई हैलोजन एसिड ले लें तो भी ये क्लोरोबेंजीन भी बना सकती है। कॉपर पाउडर के साथ HBr ले लें तो ये ब्रोमोबेंजीन बना सकती है। आ रही बात समझ? इन रिएक्शंस को नाम दिया जाता है गेटरमैन रिएक्शन। ये गेटरमैन रिएक्शन तो आप समझ गए होंगे मेरे बच्चों, ये गेटरमैन रिएक्शन है और ऊपर वाली सैंडेमेयर रिएक्शन है। हमारा आंसर आएगा गेटरमैन रिएक्शन। एनी डाउट मेरा बच्चा? इस तरह से आज के हमारे कई सवाल कंप्लीट हो गए हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हम हर क्लास में कितने क्वेश्चंस कर रहे हैं, हम हर क्लास में कर रहे हैं 6 क्वेश्चन। आज भी हमने 6 क्वेश्चन किए हैं। अब मैं एक और चीज आपको बता दूं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में एक और काम का रिएक्शन है, आपने उसे खूब सुना होगा। लोग इसे कपल बनाने वाली कपलिंग रिएक्शन के नाम से जान। इस रिएक्शन में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराई जाती है किसी एरोमेटिक कंपाउंड के साथ, लाइक फिनॉल, एनिलीन, बेंजीन भी ले सकते हो, डाइमिथाइल अमीनो बेंजीन भी ले सकते हो, और भी बहुत एरोमेटिक कंपाउंड ले सकते हैं। रिएक्शन का तरीका यह है, ये रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में की जाती है ताकि एसिड को आसानी से बाहर निकाला जा सके। जब ये रिएक्शन होती है बच्चों तो बेस निकल जाता है, ये दोनों के दोनों इस तरह से कपल बना लेते हैं और इसी वजह से इस रिएक्शन को कपलिंग रिएक्शन का नाम दिया जाता है। बेटा ध्यान से सुन लो मेरे बच्चों, ये जो कपल बना है ये ऑरेंज कलर का डाई है। नीचे जो बनेगा, इससे जो बनेगा सेम टू सेम ऐसे कैसे ही बनेगा वो भी। ये जो बनेगा ये येलो कलर का बनता है, ये ऑरेंज रेड कलर का बनता है। तो कलर भी कभी कभी आपसे पूछे जा सकते हैं। इस रिएक्शन को भी ध्यान रखें थोड़ा सा, ये भी इंपॉर्टेंट मानी जाती है इस चैप्टर से, तो थोड़ी सी काम की रिएक्शन है मेरा बच्चा। अब मैं बात करता हूं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की एक और रिएक्शन की, वो भी थोड़ी सी ध्यान दे मेरे बच्चे। ये रहा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन HBr से कराते हैं, सॉरी HBF4 से कराते हैं। आपने खूब सुना होगा HBF4, इससे
फ्लूओरो बोरिक एसिड भी कहते हैं। रिएक्शन होती है, HCl बाहर निकल जाता है। HCl बाहर निकलता है, बेंजीन की डब्बी पर इस तरह से N2 के साथ BF4 जुड़ जाता है। जुड़ने के बाद ये रिएक्शन आगे बढ़ जाती है और इस रिएक्शन को कंटिन्यू हीट करते रहने पर N2 भी निकल जाता है, BF3 भी निकल जाती है और आपको यहां N2 और BF3 निकलने के बाद F लगाओ मिलता है। फ्लूओरो बेंजेन बनाने की ये अच्छी मेथड है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं आपसे। आपको बहुत ईमानदारी से इन दोनों रिएक्शंस को भी समझना है। बहुत ही काम की रिएक्शन है, कपलिंग रिएक्शन, और उसके बाद इस रिएक्शन का नाम है बाल्ज शीमन रिएक्शन। ये है बाल्ज शीमन रिएक्शन। एनी डाउट बेटा? अब आप जो चाहो, आप अगर चाहो तो इन सब का स्कैनर दे देता हूं मैं आपको, आप इसे स्कैन कर लें और अगली क्लास के लिए तैयार रहें। अगली क्लास में फिर आएंगे हम आगे के 6 सवाल लेकर। बस 150 क्वेश्चन दूंगा ऑर्गेनिक से, टेंशन ना लो, अच्छे तैयारी करो, बस वही पर्याप्त है। एक एक चीज को समझिए, बहुत कुछ है इंपॉर्टेंट, बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर चीज हर सेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती। बस अपनी तैयारी में जुटे रहें, जो जो आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स कह रहे हैं उनको मानते रहें, फॉलो करते रहें। आपकी स्कूल, आपकी कोचिंग, आपके बड़े भाई बहन जो भी आपको जो समझा रहे हैं, जो सजेस्ट कर रहे हैं, उनको फॉलो करें। उन सभी चीजों के साथ साथ हमारे 600 क्वेश्चन कर लें, जिनमें से 300 क्वेश्चन केमिस्ट्री के और 300 क्वेश्चन फिजिक्स के हैं। अगर इसमें से आ गए तो बुराई क्या है, अच्छी बात है। तो आ जाए तो अच्छी बात है ना। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। अगली क्लास में कल वापस से फिर से नए सवालों के साथ मिलेंगे। जय हिंद।